सोशल इकोनॉमिक विद्यालय की। लास्ट टाइम हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात किया था लास्ट क्लासेस में, औद्योगिकरण का युग है ना। वी विल मूव फॉरवर्ड टुडे, आज हम लोग तो इसी में आगे बढ़ेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, हम लोग आगे चलते हैं उससे पहले प्रीवियसली हमने क्या देखा था, तो लेट अस रिकॉल इन शॉर्ट, है ना, शॉर्ट में लोगों से रिकॉल करते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, फिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, आदि औद्योगिकरण, उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया था 1730s में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत इंग्लैंड के अंदर में हुई थी, जहां फर्स्ट कॉटन मिल बैठा था। फिर किस तरीके से वो रॉ मटेरियल्स जो उनका होता था वो अपने कॉलोनीज से लेकर के आते थे, ठीक है। कॉलोनीज मतलब जहां जहां उनका राज चलता था वहां से वो लोग रॉ मटेरियल्स लेकर के आते थे और अपनी इंडस्ट्रीज की नीड को फुलफिल किया करते थे। उसी तरीके से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। फिर सीरीज ऑफ इन्वेंशंस आया जिसमें स्पिनिंग, जेनी और एक्सेट्रा 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 सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया था पिछले क्लास में। फाइनली एक समय आया जब 70s अराउंड 1780s के आसपास में, 1870s के आसपास में, जब आयरन स्टील इंडस्ट्रीज जो था वो लीड करने लगा और कॉटन जो है वो पीछे की ओर आ गया। पीछे इसलिए आ गया था क्योंकि उस समय में 1870s के आसपास में हो रहा था क्या कि कॉलोनीज के अंदर में रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था। रेलवेज को बढ़ावा मिल रहा था ना, नई पटरियां, ट्रेनें, ये सारे कुछ ले डाउन किए जा रहे थे, बिछाए जा रहे थे, जिस कारण से वो क्या रहा था कि डिमांड ऑफ आयरन स्टील है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर उसके नीड को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ा और जिसके कारण जो है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज जो है उस डिमांड के कारण आगे आगे दैट बिकेम द लीडिंग सेक्टर एंड द कॉटन इंडस्ट्री गोज बैक, वो पीछे चले गए। उसके बाद और भी चीजें मैंने आपको बताई थी कि वर्कर्स का क्या मतलब रोल था, किस तरीके से वर्कर्स की लाइफ हुआ करती थी, ठीक है। और फाइनली स्पिनिंग जेनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो वुमेन्स इन ब्रिटेन के अंदर में जो फीमेल्स थी, वुमेन्स थी, जो कामगार थी, उन्होंने स्पिनिंग जेनी के ऊपर में अटैक करना शुरू करा था। तो दैट हैपेंड, वो हुआ क्यों हुआ था, आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि दे यूज्ड टू फियर, है ना, वो उन्हें डर लगा करता था कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, दे विल गेट अनएम्प्लॉयड। तो जिस कारण से जहां जहां उन्हें पता चलता था कि स्पिनिंग जेनी लगा हुआ है, वर्क जो है स्पिनिंग जेनी के प्रोसेस पे हो रहा है, थ्रू हो रहा है, तो उस जगहों पे जा करके वो स्पिनिंग जेनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको बताया भी था कि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, है ना। इस चैप्टर के अंदर का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो जो भी पार्ट मैंने पीछे कवर करा था वो वहां तक वो यूरोप के अंदर की कहानी थी। अब हम लोग बात करेंगे आज के पार्ट में आगे इंडिया के बारे में, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कैसे शुरू हुआ, उन लोगों के बारे में जो मतलब अर्ली एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने शुरुआती दौर में इंडस्ट्रीज को सेटअप करा इंडिया में, कैसे करा, फिर वो जो सोर्सेस थे पैसे के, मतलब वो कहां से आए जिसको अरेंज करके स्टार्ट करा, एंड सो ऑन। लेट अस स्टार्ट। इंडिया सिल्क कॉटन गुड्स क्वालिटी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में बताया था कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ, जस्ट फॉरगेट दैट, है ना, उसका आप भूल जाइए। व्हाट आई एम टेलिंग यू, जस्ट पे अटेंशन देयर, जो मैं कह रहा हूं उस पे खाली अटेंशन दे दीजिएगा, सेट इट इन योर माइंड, अपने दिमाग में बैठाइए। और फिर मैं कुछ आपको नोट्स भी दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको लेटर ऑन में बताऊंगा इसके बारे में। चलिए, प्री कॉलोनियल पीरियड। प्री कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या होता है? कॉलोनीज मैंने आपको बताया था मैंने, जहां पे वो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो प्री कॉलोनियल पीरियड मतलब जिस समय भारत में अंग्रेज नहीं आए थे, ठीक है, जिस समय भारत में अंग्रेजों का शासन नहीं था या अंग्रेजों का प्रभाव नहीं था, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स वाज नॉट देयर इन इंडिया। उस टाइम पे, इवन एट दैट टाइम, सिल्क एंड कॉटन, ये जो सिल्क और कॉटन हुआ करता था ना, इसकी डिमांड बहुत जोरों पे होती थी, ठीक है। रीजन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दैट? बिकॉज द कॉटन एंड सिल्क ऑफ इंडिया was the finest quality, having the finest quality। अब वो जो finest quality होता था ना, इतना superior होता था, people of other countries, जो दूसरी जगहों के लोग हुआ करते थे ना, वो उसको बहुत लाइक करते थे और प्रेफर करते थे, जिस कारण से the demand of cotton and silk was at the peak। कब की बात कर रहा हूं, कब कॉटन और सिल्क का डिमांड बहुत ज्यादा था इंडिया में? प्री कॉलोनियल पीरियड में। लेट मी रिमाइंड यू, प्री कॉलोनियल मतलब जब अंग्रेजों का प्रभाव नहीं था भारत के ऊपर, उस समय सिल्क और
कॉटन का जो डिमांड था वो पीक पे था, बहुत हाई था, ठीक है। उसी समय के दौरान एक शख्स, है ना, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। एक शख्स जिसका नाम हेनरी पेट्यूलो था, है ना, हेनरी पेट्यूलो ने कहा था कि द डिमांड ऑफ कॉटन एंड सिल्क ऑफ इंडिया कैन नेवर गेट रिड्यूस। भारत का जो सिल्क और कॉटन है उसकी जो डिमांड है ना वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। रीजन, बिकॉज इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वालिटी, ये एक बहुत ही फाइनेस्ट क्वालिटी का चीज। तो हेनरी पेट्यूलो ने ऐसा कुछ कॉटन और सिल्क के बारे में कहा था। तो प्री कॉलोनियल पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। प्री कॉलोनियल पीरियड में जो है वो कॉटन और सिल्क का डिमांड एकदम पीक पे था, ठीक है। 1750 एक्सपोर्ट सूरत टू गल्फ कंट्रीज, हुगली टू साउथ एशियन। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, चूंकि वो डिमांड जो पीक पे था, है ना, बहुत ज्यादा था, तो फॉरेनर्स आते थे, खरीद के भी ले जाते थे, उसके बाद ऑर्डर्स में प्लेस होता था, यहाँ पे लोगों को ऑर्डर दिया जाता था, फिर फाइनली वो उसे एक्सपोर्ट करते थे ना, जहाजों में पानी के रास्ते से जो जहाज ट्रांसपोर्टेशन जो होता था उसमें करके वो लोग उसे ट्रांसपोर्ट करते थे। तो उस समय दो पोर्ट्स माने बंदरगाह, है ना, वो दो बड़े बड़े पोर्ट्स इंडिया में हुए करते थे। एक सूरत, तो सूरत का जो पोर्ट होता था ना, वहां से जो कॉटन और सिल्क और अदर थिंग्स जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो सूरत से गल्फ कंट्रीज की तरफ जाता था, ठीक है। तो सूरत से उस गुड्स को गल्फ कंट्रीज की तरफ भेजा जाता था। एक दूसरा पोर्ट होता था हुगली, है ना, तो ये जो हुगली पोर्ट होता था वहां से साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ माल को भेजा जाता था। तो उस समय में हुगली और सूरत ये दो ऐसे पोर्ट्स थे जो बहुत ज्यादा बिजी पोर्ट्स थे, ठीक है, और यहां से जो अर्निंग्स निकलती थी, जो रेवेन्यूज निकलती थी वो भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ओके, एक समय आया धीरे धीरे करके, जब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि व्हाटएवर द इंसिडेंट्स आई एम टेलिंग यू हियर, जो भी मैं आपसे ये कह रहा हूं ये सब प्री कॉलोनियल टाइम की बात है ना, जब ब्रिटिशर्स का इंपैक्ट इंडिया में नहीं था। उस समय सूरत और हुगली पोर्ट जो है वो बहुत बिजी पोर्ट हुआ करता था। बाद में ये खत्म हो गया, और इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सूरत बंदरगाह जो था, सूरत पोर्ट, वो 18वीं शताब्दी के आते आते अंत तक जो है वो किस तरह हाशिए पे चला गया, है ना, मतलब वो सूरत पोर्ट जो था वो किस तरीके से खत्म हो गया, जो इतना बिजी पोर्ट हुआ करता था वो किस तरीके से एकदम सुनसान पड़ गया। तो ये चीज जो है मैं आगे आपको विल डिस्कस करूंगा ना, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं बता रहा था कि जो सूरत है वहां वो जो पोर्ट हुआ करता था वहां से वो गल्फ कंट्रीज की तरफ जाते थे गुड्स, और जो हुगली पोर्ट होता था वहां से साउथ एशियन कंट्रीज की तरफ जो है वो गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। तो दैट बोथ द पोर्ट्स, है ना, दोनों जो पोर्ट्स थे, बोथ द पोर्ट्स वर बिजी पोर्ट, है ना, वो बहुत ज्यादा बिजी हुआ करते थे। ओके, 1750 यूरोपियंस, इंडियंस, मोनोपोली एंड राइट टू ट्रेड। अब क्या हुआ, इसी दौरान प्री कॉलोनियल पीरियड्स की ही बात कर रहा हूं, फॉरेनर्स भी आते थे इंडिया गुड्स खरीदने के लिए। उसमें पोर्तुगीज भी होते थे, है ना, पीपल ऑफ पुर्तगाल, पोर्तुगीज भी होते थे, फ्रेंच भी होते थे, और भी अदर कंट्रीज से भी लोग आते थे, है ना, अरब कॉन्टिनेंट से भी, उधर से भी लोग आते थे। तो डिफरेंट फॉरेनर्स, है ना, वो लोग इंडिया आते थे, व्यापार करते थे, सामान खरीदते थे, लेके जाते थे। लेकिन 1750s के अराउंड जब यूरोपियन ने एंट्री मारी इंडिया में, है ना, अराउंड 1715 पीपल ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट दे एंटर्ड इंडिया, वो इंडिया पहुंचे। जब वो लोग इंडिया पे पहुंचे तो उन्होंने सारे सिनेरियो को पहले समझा, दैट व्हाट इज बीइंग हैपेंड, किस तरीके से ट्रेड हो रहा है, फिर गुड्स को समझा, देखा, उसकी क्वालिटी को परखा, उन्हें लगा नहीं बहुत सुपीरियर क्वालिटी है, ये उनके बहुत काम आएगा, क्योंकि उसका डिमांड भी उनके देश में बहुत ज्यादा हुआ करता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे कुछ मोनोपोलीज अपनाई, ठीक है, उन्होंने कुछ ऐसा तरीका निकाला कि जो कंपटीशन क्रिएट था उस समय, मार्केट कंपटीशन जो एक जनरेट हो रखा था मार्केट में, कि कौन ऊंचे दामों में माल खरीद ले। फॉर एग्जांपल पोर्तुगीज खरीदने के अगर उससे ज्यादा फ्रेंच दे देते तो फिर वो फाइनली उनको बेच दिया करते थे। तो इस तरीके से ना एक कंपटीशन का माहौल था उस समय इंडिया में। तो वो सारे कंपटीशन को ये ब्रिटिशर्स, ये यूरोपियंस जो है ना कंप्लीटली वैनिश कर देना चाहते थे, खत्म कर देना चाहते थे। तो अब वो होता कैसे, तो जनरली वी नो कि ब्रिटिशर्स वेयर वेरी क्लेवर, है ना, बहुत ज्यादा वो लोग चालाक हुआ करते थे, ब्रेन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे। तो धीरे धीरे मोनोपोलीज उन्होंने अपनाई, और इस तरीके मोनोपोलीज अपना करके धीरे धीरे जो है कंपटीशन को खत्म करा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो उन्होंने उठाया था वो क्या था कि उस समय भारत में रजवाड़ा सिस्टम चलता था, है ना, जहां पे राजा होते थे, राजा का एक अपना एरिया, अपने सिपाही, अपनी प्रजा, उनका सब कुछ अपना होता था।
तो ये जो रजवाड़ा का सिस्टम चलता था ना, तो जो राजा होते थे उस समय के, जो शाही परिवार होते थे, ये ब्रिटिशर्स जो है ना उनके साथ क्लोज टच में आ गए। ब्रिटिशर्स उनके क्लोज टच में आने लगे। अब क्लोज टच में आने के बाद वो उनको तरह तरह के ऑफर्स देने लग गए, ठीक है, ब्रिटिशर्स। उसके बाद महंगी महंगी वस्तुएं, महंगी महंगी गिफ्ट जो वो वहां से लेके अपने फॉरेन कंट्रीज से आते थे और उन्हें एज अ प्रेजेंट देते थे, गिफ्ट के तौर पे देते थे, और उनको अपनी साइड करने का एक मतलब एजेंडा उनका था कि वो अपनी तरफ खींचे उनको। तो इस तरीके से कर करके ना ब्रिटिशर्स ने राइट टू ट्रेड, यूरोपियंस ने राइट टू ट्रेड पॉलिसी अपना ली, मतलब उसको गेन कर लिया, व्यापार करने का अधिकार, ठीक है। अब क्या होता था कि कुछ एक पर्टिकुलर ऐसा प्लेस एरिया होता था जहां पे ट्रेडिंग का पूरा राइट सिर्फ उनका होता था। वहां पे उनके अलावा कोई ट्रेड कर ही नहीं सकता, मतलब माल खरीद ही नहीं सकता, हाँ बेच नहीं सकता है, जो भी है वो सारा का सारा ट्रेड राइट्स वो उनसे ले लेते थे। ब्रिटिशर्स जो है वो शाही परिवार, जो राजा और रजवाड़ास होते थे, वो उनसे ले लिया करते थे, ठीक है। तो क्लोज रिलेशन बना करके उन्होंने ये सारी चीजों को करना शुरू किया। तो ये सब क्यों कर रहे थे वो? बिकॉज वो चाहते थे कि पोर्तुगीज को भी माल ना मिले और अरब कंट्रीज के लोग और जो भी लोग और आए हैं माल लेने के लिए उनको ना मिले, और सारा माल ये अंग्रेज खरीदे, मतलब ब्रिटिशर्स ये यूरोपियंस ले जाए, तो सारा इनको मिल जाए। ये सोच करके फाइनली वो लोग क्या है, इसको एग्जीक्यूट करने लगे। शाही परिवार के क्लोज आने लगे, है ना, उनके साथ रिलेशन ऐसा बना दिया कि जो ये उनसे कहते वो इनकी बातों को मान लिया करते थे। तो इस तरीके से करके उन्होंने राइट टू ट्रेड हासिल करा, और फिर धीरे धीरे एलिमिनेट मैंने खत्म करना शुरू करा जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते थे, उनको बाहर निकाल के फेंका। नाउ न्यू पोर्ट्स बॉम्बे एंड कैलकाटा, अर्लियर इट वाज कॉल्ड कैलकाटा। तो अब मैं आपको बता रहा हूं यही चीज जो पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो पोर्ट होता था ना सूरत का, जहां से गल्फ कंट्रीज की तरफ जाता था, और दूसरा हुगली जो साउथ एशिया की तरफ जाता था, है ना, जहां से माल। तो ये दो पोर्ट्स, इसमें सूरत बंदर का पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये सारा मोनोपोली या राइट टू ट्रेड कह लीजिए, वो सारा ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, ठीक है। तो अब फाइनली ये माल खरीदते और ये अपने हिसाब से सब कुछ करते और अपने हिसाब से अपने देश लेकर के जाते थे। तो इन्होंने अपने देश को अपने देश माल ले जाने के लिए प्रीफर करा बॉम्बे और कैलकाटा के पोर्ट्स को, ठीक है। तो एक बल्क में, एक लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदते, और बॉम्बे पोर्ट्स और कोलकाता पोर्ट्स, ये दो जगहों से ये अपने गुड्स को लेकर के निकलते कंट्रीज में। तो अब क्या होने लगा, द पोर्ट ऑफ सूरत बिगिन टू डिक्लाइन, ठीक है। सूरत का जो पोर्ट था वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया, एंड द पोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड कोलकाता बिगिन टू राइज। कोलकाता और बॉम्बे का जो पोर्ट था वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लग गया। तो इस तरह से सूरत का जो पोर्ट था वो हाशिए पे चला गया, और ये बॉम्बे और कोलकाता कैलकाटा का जो पोर्ट था ये फिर ऊपर की ओर आने लग गया। मतलब ये बिजी पोर्ट बनने लगा, यहां से रेवेन्यूज जनरेट होने लगे, यहां से ट्रांसपोर्टेशन का काम होना शुरू हुआ, एंड सो ऑन। ओके, इस एरिया कंपनी पॉइंट गुमास्ता, पॉइंट ये जो वर्ड है ना गुमास्ता, ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, ये मैं आपको फिर आगे बोलूंगा लिखने के लिए। चलिए, ये गुमास्ता क्या था? तो जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने ये राइट टू ट्रेड हासिल करा था, ठीक है, तो उसके बावजूद उन्हें थोड़ी बहुत मुश्किल परेशानियां होती थी। उन्होंने क्या किया, एक पेड या वेतन भोगी कर्मचारी, पेड सर्वेंट आप जिसे कह सकते हैं, जिन्हें तनख्वाह दिया जाता था, दे वर बेसिकली इंडियंस, है ना, वो लोग बेसिकली इंडियंस ही होते थे अलग अलग जगहों के। तो उन्होंने क्या किया, गुमास्ता को अपॉइंट किया, एक वेतन भोगी कर्मचारी, एक पेड सर्वेंट को रखा उन्होंने, और उन्हें कुछ ड्यूटीज दे दी। वो ड्यूटीज क्या थी? गुमास्ता को ड्यूटीज दी सुपरविजन करने की। सुपरविजन मतलब फॉर एग्जांपल ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी फार्मर को बोला कि तुम ये मेरे लिए उगा दो, ठीक है, इसको प्रोड्यूस करो, इसे हम अपने देश लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो गुमास्ता को उस फार्मर के पीछे लगा देते थे वो लोग, और गुमास्ता का काम क्या होता था? सुपरवाइज करने का, ठीक है। गुमास्ता यूज्ड टू सुपरवाइज। क्या सुपरवाइज करता था वो? क्वालिटी चेक, कि वो फार्मर जो है, जो उगा रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो ये देखता था गुमास्ता कि जो वो फार्मर है उसकी जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल पे वो काम कर रहा है कि नहीं। मतलब अगर उसका पोटेंशियल फॉर एग्जांपल 1 किलो अनाज उगाने का है, तो
क्या वो 1 किलो उगा रहा है या नहीं उगा रहा है, कहीं वो आधा किलो तो नहीं उगा रहा, ठीक है। तो वो पोटेंशियल चेक करता था कि पोटेंशियल जो उसका पोटेंशियल है फार्मर का, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तीसरा, जब गुड्स तैयार हो जाता था, क्वालिटी अच्छी होती थी, तो गुमास्ता का ही काम होता था कि वो गुड्स को कलेक्ट करे, मतलब ले ले उससे, ये कि ताकि वो किसी और के पास ना चला जाए, कोई और उसे ना खरीद ले, कोई और उसे ना बेच दे, ठीक है। तो ये गुमास्ता का काम था। गुमास्ता का एक और काम था, लोन्स। गुमास्ता जो होते थे वो फार्मर्स को और वेवर्स, फाइनर्स और अलग अलग जो लोग होते थे ना, वो उनको लोन्स प्रोवाइड करता था, मतलब एडवांस पैसा, ठीक है, कि ये लो एडवांस तुम और इसको प्रोड्यूस करो। तो जब वो एडवांस पकड़ा देता था तो इसका मतलब हो गया कि अब वो बंदा जो है उसी के लिए काम करेगा, ठीक है, वो कुछ और किसी और के लिए काम नहीं करेगा। मतलब उसने जितना भी उगाना है वो सारा इन्होंने खरीद लेना है, गुमास्ता ने लेना है और फिर वो अपने हैंड ओवर कर देना अपने मालिक को उसने, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिशर्स को, जो भी वो उसको पहुंचा देगा। तो वो पहले लोन्स प्रोवाइड कर देते थे थोड़ा उनको, और लोन्स जैसे उनको मिलता था फिर वो बंद जाते थे, तो वो किसी और को बेच नहीं पाते थे, ठीक है। इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वो जो माल उग रहा था, चाहे वो कॉटन हो, जूट हो, सिल्क हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो, ओपियम हो, टी कॉफीज हो, है ना, ये किसी और को ना बेच दे, वो लोग, है ना, उगाने वाले वो लोग जो है कल्टीवेटर्स, वो किसी और को ना बेच दे। दैट वाज द रीजन दैट ब्रिटिशर्स अपॉइंटेड गुमास्ता फॉर सुपरविजन। वही कारण था कि उन्होंने पेड सर्वेंट, है ना, पेड सर्वेंट में बार बार कह रहा क्योंकि वो पैसे दिया करते थे उनको इस काम के लिए। तो पेड सर्वेंट या वेतन भोगी कर्मचारी, गुमास्ता जिनका नाम हुआ करता था, ब्रिटिशर्स ने गुमास्ता को अपॉइंट करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्ता को अपॉइंट करा, सॉरी, और उनको ये काम दे दिया कि वो सुपरवाइज करे, वो लोन प्रोवाइड करे। अगर गुमास्ता जब लोन्स प्रोवाइड करता था या गुमास्ता जब सुपरविजन करता था, क्वालिटी चेक करता था, उस दौरान अगर प्रोड्यूसर से, जो उगाता था, जो बनाता था, प्रोड्यूसर से कोई भी गलती हो जाए या वो किसी और को माल बेच दे, क्योंकि ये लोग तो जबकि मैंने आपको बताया था कि राइट टू ट्रेड हासिल कर रखा था इन्होंने, है ना, राइट टू ट्रेड मतलब उस एरिया में सिर्फ वही व्यापार कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो राइट टू ट्रेड था, तो ये अपनी मर्जी का दाम उन्हें देते थे, तो कीमत तो कम मिलती थी प्रोड्यूसर को। तो इस चक्कर में ना वो लोग चाहते थे कि वो किसी और को बेचे जहां उन्हें अच्छी कीमत मिले। अगर कोई चोरी छुपे गलती से ये काम कर भी जाता था ना, तो फिर गुमास्ता उन्हें पनिश करता था। और यही कारण था कि कई बार गुमास्ता और प्रोड्यूसर जो होते थे, फार्मर, वेवर या फिर जो भी है, उनके बीच में क्लैशेस माने भिड़न में लड़ाई, कई बार लड़ाइयां भी हुई, ठीक है। बहुत बार ऐसा नोट में आया कि आपस में ये दोनों भिड़ गए, दोनों के बीच में काफी लड़ाइयां भी हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये इंश्योर करने के लिए कि जो वो चाहते हैं, जो गुड्स उन्हें चाहिए, जिसकी रिक्वायरमेंट उन्हें है, वो सिर्फ उन्हें ही मिले, ना कि किसी और को, इसलिए उन्होंने एक पेड सर्वेंट गुमास्ता को अपॉइंट किया, जिसका काम सुपरविजन करना और लोन्स प्रोवाइड करना होता था। फाइन, ओके। नाउ लेट अस कम टू मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है, वहां पे भी कॉटन मिल्स हुआ करती थी, काफी कॉटन मिल्स वहां पे एक के बाद एक खुल गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, द क्वालिटी ऑफ इंडियन कॉटन एंड सिल्क, है ना, ये जो क्वालिटीज होती थी इंडिया की कॉटन और सिल्क की, वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी की होती थी, जिस कारण से पूरे इंटरनेशनली इसका डिमांड बहुत ज्यादा होता था। तो ये सप्लाई मैनचेस्टर में भी होता था, बिकॉज पीपल ऑफ मैनचेस्टर, पीपल ऑफ ब्रिटेन, पीपल ऑफ इंग्लैंड, वो भी प्रिफर करते थे इंडियन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, इंडिया का जो रॉ मटेरियल होता था उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को। तो अब मैनचेस्टर के अंदर में जो इंडस्ट्रीज थी, जो वहां उन्होंने खोल रखी थी और जहां पे वो अपना माल बना करके बेचते थे, तो उनका जो मतलब प्रोडक्शन था, उसका डिमांड मार्केट में बढ़ता ही नहीं था, क्योंकि पीपल जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रीफर कर रहे थे। जिस कारण से मैनचेस्टर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कॉटन मिल वाले थे, उन्होंने वहां के गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर बनाया, ठीक है। फाइनली प्रेशर बनाने के बाद उन्होंने कहा कि टैक्स इंपोज कर दिया जाए। जो इंपोर्ट होता था ना, माल आता था बाहर से अंदर की ओर, तो इंग्लैंड के जो व्यापारी लोग होते थे, जो इंडिया से गुड्स को मंगवाते थे, तो उन्होंने अपने गवर्नमेंट से कह करके टैक्स को इतना ज्यादा राइज करवा दिया कि अब जो है ना इंपोर्ट होना ही बंद हो गया। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली जो यहां बन रहा वही बिकेगा,
ठीक है। तो फाइनली वही चीज हुआ कि मैनचेस्टर के अंदर में जो कॉटन इंडस्ट्रीज वाले थे उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर बनवा करके वहां पे इंपोर्ट टैक्स लगवा दी कि भैया अब माल आएगा तो उस पर इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो कीमती हो जा रहा था, जिस कारण से लोगों ने ये ट्रेड को थोड़ा सा साइड कर दिया इंडिया के साथ में, ठीक है। और वहां पे ये जो इंडस्ट्रीज थी वो फिर ग्रो करने लगी। फाइन, चलिए इधर तक तो ये हुआ। लेट अस टॉक अबाउट इंडियन अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। इंडियन अर्ली एंटरप्रेन्योर्स मतलब शुरुआती उद्यमी। भारत के अंदर में भी कुछ लोग थे जिन्होंने स्टार्ट करा था प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर इंडस्ट्रीज को सेटअप करा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो वो कौन कौन लोग थे और इन्होंने ऐसा कैसे करा, तो सबसे पहले बता दूं कौन कौन लोग थे। इसमें से कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दैट इज द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने बंगाल के अंदर में 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टैब्लिश करा था, ठीक है। नोट द नेम, द्वारकानाथ टैगोर। इन्होंने बंगाल के अंदर में 6 जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत करी। दूसरा, सेठ हुकुमचंद, ये एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, ठीक है, एक मर्चेंट थे मारवाड़ी। तो ये जो सेठ हुकुमचंद थे इन्होंने 1917 में कलकत्ता के अंदर में जूट मिल को स्टैब्लिश करा। ठीक उसी तरीके से जमशेद जी टाटा, मेनी ऑफ अस आई थिंक ऑल वी आर अवेयर विद दिस नेम, है ना। ये नाम तो खैर सबके लिए कॉमन नहीं होगा। तो ये जो जमशेद जी टाटा थे इन्होंने टिस्को को स्टैब्लिश करा, टाटा आयरन स्टील कंपनी, है ना, वी नो द नेम वेरी वेल। तो ये इन्होंने टिस्को को फिर स्टैब्लिश करा। तो ये द्वारकानाथ टैगोर, सेठ हुकुमचंद, जमशेद जी टाटा, तो ये सारे वो अर्ली इंटरप्रेन्योर्स थे। अर्ली इंटरप्रेन्योर्स मतलब जिन्होंने शुरुआती दौर में इंडिया में इंडस्ट्रीज को लगाया ना। उस समय में पैसे का वैल्यू, उस समय में गरीबी, उस समय में भुखमरी, ये सारी चीजों से हम लोग अवेयर हैं। पिछले क्लासेस में भी मैंने डिस्कस करा था। उससे पहले जब मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया बताया था, पढ़ाया था, उस समय भी मैंने इस चीज को डिस्कस करा था। तो एक समय था जब काफी गरीबी भी थी और सब कुछ था। तो अब उस बीच में आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहां से कि इन्होंने इंडस्ट्रीज को सेटअप करा। इंडस्ट्रीज करने के लिए तो ह्यूज अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है। तो आखिर ये कैसे हो पाया पॉसिबल, ठीक। अब इस चीज को समझिएगा। एक समय था, उस समय की ही बात कर रहा हूं जब ये सारे प्रोसेसेस, ये सारी चीजें इंसिडेंट्स हो रही थी। चाइना जो है ना, उसके साथ एक ट्रेड होता था बेसिकली ब्रिटिशर्स का, ठीक है। उसमें होता क्या था, चाइना के अंदर में ओपियम का डिमांड बहुत ज्यादा था, ठीक है। ओपियम इज वन ऑफ द इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल। ये एक तरह का नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। तो ओपियम का डिमांड जो है ना वो चाइना में बहुत ज्यादा था। तो ओपियम जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का इंडिया में भी उगता था, जिसे यहां से वहां एक्सपोर्ट किया जाता था, बेचा जाता था, ठीक है। तो उसमें ये जो कुछ इंटरप्रेन्योर्स जिसका नाम मैंने लिया ना, इनमें से कुछ जो थे वो मीडिएटर का काम करते थे, ठीक है। मीडिएटर का मतलब ब्रिटिशर्स से उन्होंने ऑर्डर लिया, चाइनीज ऑर्डर प्लेस हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनको टेंडर दिया, इन्होंने माल कलेक्ट करवाया, यहां से फिर वहां भिजवाया। तो बीच में इनकी अर्निंग्स हो रही थी। धीरे 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 करते करते ये लोग फ्रंट में आ गए और ये डायरेक्ट ट्रेड करने लग गए उनके साथ। इन्होंने लीड करना शुरू कर दिया, डायरेक्ट ट्रेड होने लगा। अब यही ओपियम उठाते और एक्सपोर्ट कर जाते। ओपियम के साथ साथ टी भी जो होते थे ना, उसको भी ये एक्सपोर्ट करते। तो और भी कुछ कुछ मटेरियल्स होता था जिसका ट्रेड ये लोग चाइना के साथ करने लगे। अब इस ट्रेड को करते 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 इन्होंने एक अच्छी खासी रकम जमा करी। दे हैड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। तो ये जो ट्रेड चालू हुआ, इस ट्रेड में इन्होंने अच्छी खासी अर्निंग कलेक्ट करी और उसके बाद फाइनली इन्होंने उस पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करा बिहाइंड इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री के पीछे। नाउ कॉलोनियल पावर रोल्स डिफिकल्ट फॉर इंडियन बिजनेसेस। अब तो धीरे धीरे बिजनेस इंडस्ट्रीज जो है वो 1, 2, 4 करके इंडिया में आने शुरू हो गए। तब तक क्या था ना कि इंडिया में कॉलोनियल पावर जो था, मतलब ब्रिटिशर्स का पावर, वो काफी ज्यादा बढ़ता चला गया, ठीक है। वो काफी बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि सारा का सारा कुछ जो है समझ लीजिए आप एक तरह से वो उनके कंट्रोल में आ गया। तो ब्रिटिशर्स ने इंडियन बिजनेस के लिए या इंडियन बिजनेसमैन के लिए या फिर अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के सामने बहुत तरह की डिफिकल्टीज क्रिएट कर दी। लोन्स प्रोवाइड नहीं हो पाता था उन्हें,
उसके बाद गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल परचेस सब चीजों में उन्होंने टैक्स इंपोज कर दिया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी इश्यूज क्रिएट करने लगे वो लोग, ताकि ये जो इंडियन बिजनेस है या इंडियन इंडस्ट्रीज है या अर्ली एंटरप्रेन्योर्स जो थे ये राइज ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि फॉरेन में जो गुड्स बनता था वो गुड्स वो लोग फॉरेन अपने कंट्रीज में भी बेचते थे, प्लस इंडिया में भी ला के वो लोग बेचते थे। तो ये लोग डबल अर्निंग कर रहे थे, एक तो वहां भी और यहाँ भी। ऊपर से ये लोग यहाँ से सस्ते में खरीद के ले जाते थे रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो ऑल इन ऑल हुआ क्या कि जब ये कॉलोनियल पावर इंडिया में बहुत ज्यादा राइज कर गया, तो फिर इन्होंने इंडियन अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के सामने बहुत सारी डिफिकल्टीज क्रिएट कर दी ताकि वो ग्रो अप ना कर पाए, राइट। नाउ where workers come from etc etc etc। चलिए अब जो इंडस्ट्रीज इंडिया में कुछ एक चल रही थी तो वहां पे वर्कर्स भी आते थे काम करने के लिए, वर्कर्स भी आने लगे। अब ये सिर्फ वो इंडस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा जो इंडियन अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने शुरू करी थी, बाकायदा और भी कंपनीज जो यूरोपियन एजेंसीज के द्वारा चल रही थी, ठीक है। तो उसमें वर्कर्स भी काम करते थे। तो धीरे धीरे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ने लगा, तो जब बढ़ने लगा तो डिमांड ऑफ वर्कर्स भी राइज करने लगा, बढ़ने लगा। तो अब एक सवाल यहाँ पे उठता है कि वेयर वर्कर्स कम फ्रॉम, वो वर्कर्स आते कहां से थे, ठीक है। तो वो वर्कर्स आते थे उस इंडस्ट्रीज के नियर बाय एरिया से, है ना, अगल बगल के। फॉर एग्जांपल मतलब ग्रिडी में आप है तो ग्रिडी के आसपास का जो एरिया हो गया, बस वहीं से लोग आते थे काम करने के लिए। और इनको लाता कौन था? इनको लाता था जॉबर, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एक संक्षेप टिप्पणी लिखने के लिए दिया जाता है जॉबर के ऊपर में, ठीक है। अब ये जॉबर कौन होता था? एक इंडस्ट्री में काम करने वाला विश्वासी, जिसपे वो इंडस्ट्री का मालिक बहुत वेट करता था, विश्वासी और पुराना कर्मचारी जो काफी समय से काम कर रहा है, ठीक है। तो एक विश्वासी और पुराना कर्मचारी जो होता था वो वर्कर्स को लेके आता था। तो अब इंडस्ट्री के लोगों ने जॉबर अपॉइंट किया क्यों, ठीक है, ये एक सवाल है। क्यों अपॉइंट क्यों करा उन्होंने जॉबर को? तो देखिए होता क्या था, उस समय गरीबी काफी ज्यादा थी। जब अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करा, जब ब्रिटिशर्स ने पूरा कॉलोनियल जो पावर था बहुत ज्यादा इनका बढ़ गया था ना, तो उस समय जो ना इंडिया में गरीबी काफी थी। तो होता क्या था कि अगर किसी इंडस्ट्री में एक आदमी की डिमांड है ना, एक को अगर रोजगार देना होता था, तो बिल्कुल जैसा इंग्लैंड में आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, यहाँ पे 10, 20, 50 पहुंच जाते थे, ठीक है। और बहुत डिफिकल्टीज होती थी फिर एक को लेना, और 50, 100 लोग पहुंच गए। मान लीजिए 100 की जरूरत हो, सोचिए कितने लोग पहुंच जाते थे। तो इसीलिए साइलेंटली अपॉइंटमेंट हो जाए और कोई इश्यूज ना हो, गैदरिंग ना हो, भीड़ ना हो, तो इस कारण से उन्होंने जॉबर अपॉइंट करा था। वो जॉबर जो होता था वो अपने गांव के लोगों को गांव से लेकर के आता था, उन्हें शहर में ठहराता था, फिर जरूरत जहां जहां जरूरत होती थी वहां उन्हें नौकरी भी लगवाता था, ठीक है। तो जॉबर जो है किसी भी कंपनी का एक कर्मचारी, विश्वासी और पुराना कर्मचारी था जो लोगों को ला करके नौकरी दिलवाता था, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर 1, अब यहां से ना सारा ग्राफ चेंज हो जाएगा पूरे तरीके से। ये चीज ना मैंने आपको पहले भी बताया है नेशनलिज्म इन इंडिया में, ठीक है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझिएगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी है ना एग्जाम में, आपको पूछा जाता है अक्सर। अब हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर में बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट कर दी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के सामने, ताकि इंडियन इंडस्ट्री ग्रो ना कर सके, ठीक है। तो कितने दिनों तक और क्या कर सकते थे वो? तो जो भी वो कर सकते थे उन्होंने सब कुछ करा। लेकिन 1914 जब ये वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, उस वर्ल्ड वॉर 1 में ये ब्रिटिशर्स जो है ना, ये भी थे लड़ाई में इन्वॉल्व, ठीक है। तो चूंकि जब ये इन्वॉल्व थे उस लड़ाई में, तो एक बहुत बड़ी सेना, बहुत ताकत झोंक रखा था, बहुत सारे लोग उस लड़ाई में कूदे थे। तो जो माल ब्रिटेन में बनता था वो ला करके वो लोग इंडिया में बेचा करते थे। इंडिया में जो बिजनेस ग्रो करने वाला था उसके सामने इन्होंने डिफिकल्टीज क्रिएट कर दी, ठीक है। इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी इनके कारण से। लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो थे, यूरोपियन जो थे, उनका सारा ध्यान यहां से हटा और उस वॉर की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक। अब उनकी इंडस्ट्री जो गुड्स को प्रोड्यूस करती थी,
इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी, अपने देश के लिए भी और इंडिया में भी जो ला के बेचा जाता था। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो बेचते थे माल को बना करके, अब उन्होंने अपने सारे इंडस्ट्रीज को आर्मी नीड मटेरियल, मतलब उनकी जो सेना थी उसकी जरूरत का सामान ये बनाने का फरमान जारी कर दिया। तो सारी इंडस्ट्रीज जो थी उन्होंने अपना प्रोडक्शन रोक दिया, इंटरनेशनल मार्केट के लिए जो सप्लाई होता था, जो गुड्स प्रोड्यूस होता था उसे रोक दिया, और अपने आर्मी के लिए उनकी जो नीड थी, चाहे वो बैग्स हो, चाहे वो क्लॉथ्स हो, चाहे वो जो भी हो, तो उस नीड को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया। तो हमें पता है 1914 टू 1918 अराउंड 4 से 5 साल की वर्ल्ड वॉर चला। अब इस दौरान क्या था? अब इस दौरान ये था कि जो इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो मैनचेस्टर तक में क्यों ना हो, चाहे वो जहां भी हो, उन्होंने रोक करके अपने आर्मी के लिए प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और उनका ध्यान ब्रिटिशर्स का इंडिया की तरफ से हट करके वो वॉर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका एडवांटेज उठाया इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने, इंडिया के व्यापारी ने इसका बहुत बेहतरीन एडवांटेज उठाया, और उठाने के बाद इन्होंने गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू करा। चूंकि अब ब्रिटिशर्स का जो गुड्स होता था वो इंडिया में बंद हो गया था, क्योंकि सप्लाई तो वहां हो नहीं रही थी, प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा था। तो अब जो इन्होंने बेनिफिट क्या उठाया कि जब वहां ब्रिटिशर्स का प्रोडक्ट आना बंद हो गया यहाँ पे, तो डिमांड तो यहाँ थी ही, ठीक है, क्योंकि सप्लाई नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने माल बनाना शुरू करा, माल बना करके बेचना शुरू करा। फिर ये इंटरनेशनल डिमांड को भी धीरे धीरे कुछ कुछ पूरा करने लगे, और इसको करते 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 एक ऐसा वक्त आया कि इंडियन इंडस्ट्री जो है वो बहुत डीप रूटेड हो गई, ठीक है। डीप रूटेड मतलब उसने बहुत गहरा जड़ पकड़ लिया, और फाइनली अब उसके बाद वो टूटने वाली नहीं थी, और वो नहीं टूटी, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 जो था, इसने एक बहुत बेहतरीन एडवांटेज दिया इंडियन इंडस्ट्री को टू ग्रो, बढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, एडवर्टीजमेंट, ये लास्ट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की थोड़ा सा बात करो। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे गुड्स को लाते थे ना फॉरेन से, या यहाँ बनाते थे, ठीक है, तो लाने के बाद वो इसे बेचते थे यहाँ पे। तो बेचने का तरीका उनका क्या होता था पता है? वो जो बेसिकली पैकेटिंग करते थे ना गुड्स की, उसके ऊपर में वो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस लगा देते थे, पिक्चर्स लगा देते थे। किसकी? तो गॉड गॉडेस की, ठीक है। मान लो कि एक कपड़ा एक सेट उसने बनाया, एक पैंट और शर्ट का, तो वो जो पैकेटिंग होता था उसके ऊपर में देवी देवता का फोटो लगा दिया उन्होंने। कई बार तो वो रॉयल इमेजेस, जो उस समय का शाही परिवार होता था इंडिया में, उस शाही परिवार का इमेजेस लगा देते थे, और नीचे पता क्या लिख देते थे? इफ यू रिस्पेक्ट दिस इमेज, अगर आप इस चित्र की या इस चित्र में जो भी है उसकी अगर इज्जत करते हैं, यू मस्ट रिस्पेक्ट द थिंग इनसाइड इट, तो आपको उस चीज की भी इज्जत करनी चाहिए जो इसके अंदर है। तो अब अगर एक बार कोई इंडियन उसे उठा लेता था ना, तो फिर वो उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो उसे समझता कि अपमान होगा उसका। और यू नो दैट वी इंडियन पीपल आर बेसिकली सुपरस्टिशियस, है ना, बिल्ली भी रास्ता काट दे तो पार नहीं करते हम लोग। तो ये चीज वो उस समय से चला आ रहा है, वो बहुत पुराने समय का, मगर उस समय पे ये प्रिवेंट होता था। तो क्या हो रहा था ना कि जो वो बेसिकली फायदा उठाते थे ब्रिटिशर्स इन चीजों का। तो गॉड एंड गॉडेस का इमेजेस चिपका दिया ऊपर में, रॉयल इमेजेस जो होता था, शाही परिवार, राजा रानी, है ना, वो लोगों का फोटो चिपका देते थे, और नीचे लिख देते थे इफ यू रिस्पेक्ट दिस इमेज देन रिस्पेक्ट द थिंग्स इनसाइड इट। फाइनली होता क्या था? पीपल जो है उसको रिजेक्ट नहीं करते थे, खरीदते थे, ठीक है ना, उसको यूज करते थे, और इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो अपना अब जो प्रोडक्ट्स उनका था वो उसको एक के बाद एक यहाँ पे सेल आउट करते चले। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ? फाइनली शिफ्ट आया और इंडियन इंडस्ट्री ग्रो करनी शुरू कर गई। तो ओवरऑल दिस वाज अबाउट द चैप्टर जो मैंने आपको ब्रीफ में समझाया, ठीक है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है जो बेसिकली जिसपे संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए भी दिया जाता है लोगों को। जॉबर मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि ये कोल्ड और ट्रस्टी वर्कर होता था, है ना, एक विश्वस्त और पुराना कर्मचारी जो लोगों को कारखानों में काम दिलाता था, ठीक है। आई रिपीट, एक विश्वस्त और पुराना कर्मचारी जो लोगों को कारखानों में काम दिलवाता था, उसे जॉबर कहा जाता था। दूसरा स्टेपलर, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से ऊन को छांटता था। बहुत सारा जो ऊन होता था ना, तो उसके रेशो को देख देख के उसकी क्वालिटी को परख के वो उसको सेपरेट करा करता था, तो उसे हम लोग स्टेपलर कहते थे। गुमास्ता के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि गुमास्ता वो शख्स होता था जो जिसे हम लोग पेड सर्वेंट कहते थे, है ना, इसे सुपरविजन के लिए रखा गया था। तो इसको देखिए कैसे डिफाइन करा हम लोगों ने। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय दलालों और व्यापारियों को खत्म करने के लिए और बुनकरों की निगरानी करने के लिए
जिस वेतन भोगी या वेतन कर्मचारी को रखा था उसे गुमास्ता कहते थे। लेट मी रिपीट वंस। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय दलालों और व्यापारियों को खत्म करने के लिए और बुनकरों की निगरानी करने के लिए, जो वेविंग करते थे, निगरानी करने के लिए जिस वेतन भोगी को या वेतन कर्मचारी को रखा था उसे गुमास्ता कहते थे। एंड लास्ट वन इज स्पिनिंग जेनी। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। स्पिनिंग जेनी क्या था? तो एक ऐसी मशीन जिसने कटाई की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया था। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास। और रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप अपने एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा, फ्रंट पे 3 4 5 क्वेश्चंस जो है आपको दिखेंगे वो सारे, और प्लस मैंने आपको ऐसे पढ़ाते पढ़ाते भी बहुत सारे हिंट्स दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो स्पिनिंग जेनी पे अटैक करना हो, चाहे वो सूरत का पोर्ट क्यों हाशिए पे चला गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें। होप द चैप्टर इज क्लियर, सो वी शैल मीट अगेन। हैव अ गुड डे।